देखिए सीआरपीसी की धारा आपका 164 शुरू की गई थी भाई। और 164 की आपका भूमिका बांध दी गई थी। और उसको अब डिटेल में एक एक करके चलना है, और जहां से आपका क्वेश्चन बनता है वो भी निकालते रहना है। देखिए आपका 164 में आपका इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पहले आपका किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, या कन्फेशन दर्ज किया जाता है। दोनों के दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वह भिन्न भिन्न है। कथन का मतलब कि किसी तथ्य के बारे में वह व्यक्ति कुछ कहा है, और कन्फेशन का मतलब ये बताया गया कि कोई कन्फेशन केवल अभियुक्त ही कर सकता है, और कन्फेशन द्वारा वह अपने द्वारा किए गए अपराध को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्सेप्ट करता है कि ये अपराध मैंने ही किया। अब ऐसी दशा में आपका एविडेंस की धारा 26 बताई गई थी कि अगर कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो यह संस्वीकृति एविडेंस में रेलेवेंट होगी, साक्ष्य में विसंगत सुसंगत होगी, यानी कि उस अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकेगी। ये हमने बताया था आपका एविडेंस की धारा में, आपका 26 में। अब 26 से आपका एक भूमिका में एक क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन आपका सिंघाड़ा सिंह का केस वर्तमान में आ रहा है। अभी पिछली बार उत्तराखंड में भी पूछा गया था, वो देख लेना है और तब शब्दशः चलना है। और उसमें इसके बाद लास्ट में कन्फेशन और एडमिशन आपका स्टेटमेंट में अंतर पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से भी प्री में सेट रहता है कि किसी न किसी मॉडल से पूछ सकता है। तो एक एक करके देखिए भाई, आपका एक और भूमिका में बचा है दो चार लाइन। देखिए आपका 164 ये बताती है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कार्यपालक न मार दीजिएगा, कौन मजिस्ट्रेट, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखेंगे तो ऐसी दशा में अभियुक्त को वह चेतावनी देंगे। क्या क्या चेतावनी देंगे? कि तुम संस्वीकृति करने के लिए बाउंड नहीं हो, पहली। दूसरा, जो भी बोलना स्वेच्छा से बोलना। और तीसरी चेतावनी यह देंगे कि जो भी तुम हमारे यहाँ बोलोगे ये तुम्हारे खिलाफ आगे चलकर एविडेंस में यूज किया जाएगा। ये चेतावनी हुई। आपका एविडेंस का सेक्शन 29 ये कहता है कि अगर चेतावनी दी जानी चाहिए थी और चेतावनी नहीं दी गई, कन्फेशन करा लिया गया, तो वह कन्फेशन सुसंगत होगा, अर्थात साक्ष्य में मान्य होगा। अब दोनों धाराओं में टकराव उत्पन्न हो गया। इस टकराव को दूर करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया, और केस याद रखिएगा, सिंघाड़ा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। सिंघाड़ा सिंह का केस याद रखना है। सिंघाड़ा सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि भले एविडेंस में कुछ भी लिखा हो, अगर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोई अभियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा चेतावनी दिया जाना अनिवार्य है, आवश्यक है। अगर बिना चेतावनी दिए हुए कन्फेशन लिख लिया गया तो वह विसंगत होगा, अग्राह्य होगा, यानी कि इरेलेवेंट होगा, और एडमिट भी नहीं किया जाएगा। ये किस केस में बता दिया गया? सिंघाड़ा सिंह।
तो भाई सिंघाड़ा सिंह का केस याद रखना है, वर्तमान में पूछ सकता है। ये किससे संबंधित है? संस्वीकृति से भी पूछा जाता है, किससे हैं? और सेक्शन पूछ ले सीआरपीसी तो क्या मारेंगे? 164। एविडेंस में जाकर पूछ ले तो कौन सा सेक्शन मारेंगे? 29। और ये किस केस किससे संबंधित है? मृत्युकालिक कथन की संस्वीकृति कि आपका विशेषज्ञ की राय, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे? कन्फेशन। अब आइए 164 देखा जाए, आपका एक एक शब्द सह चला जाए। आपका पहले तो हेडिंग से ही पूछ लेता है कि 164 के तहत क्या दर्ज किया जाता है, और दे देता है कन्फेशन, स्टेटमेंट, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे? पहला वाक्य दोनों। कन्फेशन कौन कर सकता है? तो केवल और केवल अपराध का अभियुक्त। कथन कर कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। याद रखिएगा, स्टेटमेंट कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। अब एक एक करके चला जा, देखिए पहला खंड भाई आपका हेडिंग देखिए, संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना, रिकॉर्ड करना। ये रिकॉर्ड किया जाता है 164 में। रिकॉर्ड का मेथड पूछा जाता है तो 281 सेक्शन में। और अगर रिकॉर्ड करने में कोई मिस्टेक हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? 463 सेक्शन में। यानी कि तीन धाराएं एक साथ पढ़नी है। कौन कौन? 164, आपका 281, और तीसरा कौन सा सेक्शन है? आपका 463। अब शब्द सह देखिए, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसे अधिकारता हो या न हो। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कन्फेशन या स्टेटमेंट 164 के तहत कौन रिकॉर्ड करने में सक्षम है? तो दे देगा कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग शब्द सब कौन रिकॉर्ड कर सकता है? दोनों, यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट भी, और कौन? आपका न्यायिक भी। दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा कई राज्यों में बना है कि वही मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है जिसकी उस मामले में अधिकारिता हो। फिर दूसरा आपका देता है अधिकारिता न रखने वाला भी मजिस्ट्रेट ऐसी संस्वीकृति और कथन अभिलिखित कर सकता है। दोनों, इनमें से कोई नहीं। या तीसरा ऑप्शन बन जाएगा कि कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसे अधिकारता हो या न हो, ऐसा कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, लिख सकता है। तो यही ऑप्शन मारना है, अधिकारता का होना आवश्यक नहीं। एक उदाहरण देखिए, ये एक अभियुक्त है, प्रयागराज में अपराध किया, पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया। तो क्या दिल्ली के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के हैं ए कोई कथन या कन्फेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अगर दिल्ली का न्यायालय कन्फेशन दर्ज भी कर लिया तो उस रिकॉर्ड को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, कहाँ भेज देगा? प्रयागराज के कोर्ट को। तब ये दिल्ली के न्यायालय को तो उस मामले में इंक्वायरी और ट्रायल का जुडिक्शन ही नहीं था, तो जुडिक्शन होना आवश्यक नहीं है, चाहे अधिकारता हो या न हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर कई बार बना है। अगला देखें, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, यानी कि इसका मतलब कि इस अध्याय मतलब अध्याय 12 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, यानी कि आपका अगर अन्य कानूनों में भी प्रावधान किया गया है तब भी 164 क्या होगी? लागू। और अन्य कानूनों के तहत किए गए अपराधों में भी 164 के तहत आपका कन्फेशन दर्ज किया जा सकता है।
हाँ, अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व। ये आपका क्वेश्चन यूपीएपीओ में बना था कि 164 की जो संस्कृति या कथन है किस स्टेज में रिकॉर्ड की जाती है। ये क्वेश्चन बना, ये भी बना है। दिया था अन्वेषण, जांच, विचारण, उपर्युक्त सभी। सभी नहीं मारना है। अगर ऐसा ऑप्शन आए तो इन्वेस्टिगेशन मारना है। दूसरा, चार ऑप्शन में से क्या देखेंगे ऐसे मामलों में? अन्वेषण। अगर ये ऑप्शन न देकर दूसरा ऑप्शन रहे कि अन्वेषण के दौरान, दूसरा रहे जांच के दौरान, तीसरा विचारण के दौरान, चौथा ऑप्शन दे दे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व, तो कौन सा ऑप्शन मार कर आएंगे? चौथा। तो आपका जांच कब प्रारंभ होती है, थोड़ा समझिए, इसका स्टेज समझना है भाई। पुलिस ने अन्वेषण करके 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी। अभी जांच इंक्वायरी प्रारंभ नहीं हुई। इंक्वायरी तब प्रारंभ होगी जब 190 के तहत मजिस्ट्रेट उस अपराध का काग्निजेंस ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही पुलिस ने अन्वेषण करके पुलिस रिपोर्ट 173(2) के तहत मजिस्ट्रेट को भेज दी है, उसके बाद भी 164 अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन कब तक हो सकती है? जब तक कि मजिस्ट्रेट उस अपराध का न ले ले संज्ञान। तो जांच या इंक्वायरी कहाँ से प्रारंभ होती है? काग्निजेंस से, यानी कि 190 में संज्ञान लेने के पहले 164 का बयान क्या किया जा सकता है? दर्ज। तो अन्वेषण के दौरान और तत्पश्चात, तत्पश्चात सतर्क रहना है। जांच या विचारण के क्या? पूर्व। यानी कि भले अन्वेषण समाप्त हो गया हो, क्योंकि पुलिस ने कौन सी रिपोर्ट भेज दी है? पुलिस रिपोर्ट की धारा की 173(2) की। अभी जांच प्रारंभ नहीं हुई, यानी कि मजिस्ट्रेट ने क्या नहीं लिया है? काग्निजेंस। तो क्या इसके पहले 164 का बयान दर्ज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? सतर्क रहिए, क्वेश्चन आपका बन चुका है। अगला देखिए, आपका अगला शब्द आपका देखा जाए, होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। किसी समय का मतलब कि किसी स्टेज में। और आपका क्या अभिलिखित कर सकता है? तो आपका दो शब्द आया, कन्फेशन भी और क्या? स्टेटमेंट भी। तो बताइए कन्फेशन, अब यही दोनों में अंतर भी हम बता दें ताकि आगे आपका अंतर जानने की आवश्यकता न पड़े। तो अब दोनों को भाई देखा जाए आपका, क्योंकि इसको लिख लीजिए भाई अलग से थोड़ा। यहाँ आपका संस्वीकृति हम बताते हैं और एक लाइन में हम क्या बताते हैं? स्टेटमेंट। तो पहला तो ये मैं लगातार बता रहा हूँ कि 164 में क्या दर्ज किया जाता है? कन्फेशन की, स्टेटमेंट की, दोनों। तो गलत न हो दोनों। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? दर्ज करने वाले प्राधिकारी में अंतर नहीं है, लेकिन अन्य अंतर है। आपका पहला अंतर ये आया कि कन्फेशन को दर्ज करने के लिए वाइड या व्यापक प्रावधान है, वाइड प्रोविजन है। तो पहला अंतर ये आया कि कन्फेशन को दर्ज करने के लिए आपका व्यापक प्रावधान दिया गया है, बहुत विस्तृत, अभी बताएंगे, विस्तृत प्रावधान है। और जबकि कथन को दर्ज करने के लिए कैसा प्रावधान है? सीमित, यानी कि नैरो। दूसरा क्वेश्चन आपका राइज करना चाहिए कि कन्फेशन कौन कर सकता है? तो सभी नहीं, केवल और केवल अपराध का कौन कर सकता है? अभियुक्त।
और कथन कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कन्फेशन केवल कौन करेगा? अपराध का अभियुक्त। इसके बाद अगला आया कि क्या संस्वीकृति करते समय शपथ दिलवाई जाएगी कि नहीं? शपथ दिलवाना नहीं दिलवाई जाती। यानी कि जब अभियुक्त कन्फेशन करता है तो ओथ या शपथ नहीं दिलवाई जाती, लेकिन कथन में क्या दिलवाया जा सकता है? शपथ। यानी कि कथन शपथ पत्र पर लिया जा सकता है, लेकिन कन्फेशन आपका शपथ पत्र पर लिया जाएगा कि नहीं? नहीं लिया जाएगा। अगला आ जाइए, अगर कन्फेशन है तो इसका एविडेंशियल वैल्यू खूब पूछा गया है कई राज्यों में। ये क्वेश्चन अटैक करना है। तो बताइए, संस्वीकृति कैसा साक्ष्य है? सब्सटेंसिव एविडेंस है कि कार्बोरेटिंग, यानी कि सारवान है कि संपोषक? ठीक, एकदम याद रखिए, सारवान साक्ष्य है। यानी कि केवल इसी के आधार पर अभियुक्त को क्या दी जा सकती है? सजा। जबकि आपका कथन संपोषक साक्ष्य है, यानी कि कार्बोरेटिंग नेचर का, 164 में जो बयान दर्ज किया गया उसका यूज कैसे होगा? तो यह एक संपोषक साक्ष्य है। अब इसका प्रयोग देखना है। आपका जो 164 में बयान दर्ज किया गया है उसका प्रयोग किस रूप में होगा? तो अगर ये दे कि सारवान साक्ष्य होगा, संपोषक साक्ष्य होगा, न्यायालय केवल सहायता ले सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो आप संपोषक मार कर आइएगा। लेकिन अगर मॉडल मैं चेंज कर रहा हूं, देखिए, अगर ये क्वेश्चन दे कि आपका 145 के तहत खंडन के लिए प्रयोग होगा, 157 के तहत संपुष्टि के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों मार कर आइए। यानी कि 164 का जो स्टेटमेंट होगा वह आपका कार्बोरेटिंग नेचर का भी होगा, और कंट्राडिक्शन करना, यानी कि बताया गया था खंडन करना, विरोध करना। तो बताइए, अगर ये ऑप्शन दे दे कि भाई 164 के स्टेटमेंट का प्रयोग होता है आपका संपुष्टि के लिए, खंडन के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं, सतर्क होकर जाए, तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों के लिए। एचजेएस में ये क्वेश्चन बना, यूपीएसजेएस में। तो खंडन की धारा में कल भी बताया गया 145, अब मंडन या संपुष्टि की धारा में एविडेंस के 100 आपका 57। अगला देखिए, आपका अगला ये है कि चेतावनी किस में देना आवश्यक है, किस में नहीं। तो अगर कन्फेशन कराया जाएगा, अभियुक्त अगर अपना अपराध स्वीकार करता है, तो चेतावनी दिया जाना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। और कथन में चेतावनी दिया जाना आवश्यक है कि नहीं? वहाँ आवश्यक नहीं है। तो किसमें चेतावनी का दिया जाना आवश्यक है? तो क्या मार्क कराएंगे? कन्फेशन में। और किसमें चेतावनी का दिया जाना आवश्यक नहीं है? आपका स्टेटमेंट में। अब अगला जो नियम है, अगर अभियुक्त ने अब कन्फेशन किया था और बाद में अपने कन्फेशन से मुकर गया, मैंने अपना कन्फेशन रिवो कर लिया, प्रत्याहारी संस्वीकृति कर लिया, मुकरी हुई संस्वीकृति कर दिया, यानी कि एक बार मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना अपराध स्वीकार किया और बाद में पलटू बाबा हो गया, यानी कि पलट गया, मुकर गया, तो ऐसी दशा में क्या उसके खिलाफ कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है? नहीं, नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका न तो शपथ दिलवाई गई है, ये भी नहीं, और कन्फेशन करने के बाद कोई व्यक्ति बाद में उससे क्या हो सकता है? मुकर सकता है। इसे मुकरी हुई संस्वीकृति कहते हैं।
एविडेंस की किसी भी धारा में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं। 3-4 केस कन्फेशन में पढ़े जाते हैं कि जहां अभियुक्त अपराध स्वीकार करने के बाद में कभी क्या हुआ मुकर गया कि मैं तो झूठ बोला था, मैं गलती से बोल दिया, मैंने अपराध नहीं किया, ये तो मुकर जाता तो क्या कोई कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन स्टेटमेंट में अंतर है। अगर शपथ दिलवाई गई, शपथ पर कोई कथन किया गया और वह व्यक्ति बाद में उस स्टेटमेंट से मुकरता है, तो मुकरने पर शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मुकदमा चल सकता है कि नहीं। तो किस धारा में शपथ पर मिथ्या कथन दंडनीय है? देखिए 181, देखिए तो एक बार 181 होना चाहिए, लेकिन एक बार भाई कंफर्म कर लिया जाए। देखिए तो आपका बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये सब। 181 के तहत जैसे कि एक उदाहरण देखिए, तब आगे बेर बढ़ा जाए। एक दुराचार की शिकार महिला है, आपका उसका 104 बताइए। वह कन्फेस करेगी कि स्टेटमेंट देगी। अपराध तो किया नहीं उस महिला ने, तो क्या देगी? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट शपथ पर दी, 164 का बयान दर्ज कराई, किसके यहाँ कराई? मजिस्ट्रेट के पास। और उसमें अपना सारी बातें बताई। बाद में जब जांच या विचारण शुरू हुआ तो अपने कथन से क्या हुई? मुकर गई। तो कौन सी धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? 181 की एक शपथ पर कथन की थी और बाद में क्या की है? मुकर गई। लेकिन अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करे, बाद में मुकर जाए, तो इसके लिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और आपका कह सकते हैं सिंघाड़ा सिंह का केस बता ही दिया गया। हाँ, कन्फेशन द्वारा आपका केवल और केवल कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है और कथन में किसी फैक्ट को, किसी घटना को स्वीकार किया जाता है कि ये, या बताया जाता है कि ये घटना हमारे साथ इन्होंने किया या इस प्रकार हुई। अपराध स्वीकार नहीं किया जाता। अब बेरर की भाषा देखिए, पहला खंड चल रहा है। परंतु देखिए, दो परंतु हैं काफी महत्वपूर्ण। परंतु इस अध्याय के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है। यानी कि क्या? श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है कि नहीं? रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? आपका अभियुक्त के कौन रहेगा हाजिर? अधिवक्ता। अब ये कब जोड़ा गया ये पूछा जा सकता है। 2008 में जोड़ा गया। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एविडेंस में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस लिया जाता है, सौ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वैलिड होगा, सही होगा और न्यायालय की उपस्थिति में ही माना जाएगा। तो प्रफुल्ल का केस है, रट कर जाइएगा। सुबह के पीरियड में लिखवाया भी गया था, एविडेंस में बताया भी गया था। क्वेश्चन 2-3 जगह आ गया है। प्रफुल्ल का केस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लिया गया साक्ष्य क्या होगा? सुसंगत की विसंगत? सुसंगत। अगला परंतु देखिए, परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है, क्या कोई संस्वीकृति अभिलिखित की जाएगी कि नहीं? नहीं की जाएगी। अब यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन भले आप ना पकड़ पा रहे हो, एक और बना। अगर किसी पुलिस अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है,
तो क्या वह पुलिस अधिकारी स्टेटमेंट तो दर्ज कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन क्या दर्ज करने में अक्षम है? कन्फेशन। जैसे कि आपका राज्य सरकार चाहे तो हाई कोर्ट से अनुरोध करती है और किसी पुलिस अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दिलवा सकती है। तो भले उस पुलिस अधिकारी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर मिल गया, लेकिन एक काम करने का पावर कानून नहीं देता। कौन सा? कन्फेशन रिकॉर्ड करने का। लेकिन क्या रिकॉर्ड कर सकता है ऐसा पुलिस अधिकारी? स्टेटमेंट। पीड़िता का बयान दर्ज कर ले गवाह का, लेकिन अभियुक्त द्वारा क्यों? क्योंकि धारा 25 ये बताती है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृत एविडेंस की धारा विसंगत होगी। अगला देखिए, खंड 2 देखिए। मजिस्ट्रेट किसी ऐसी स्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो स्वीकृति कर रहा है यह समझाएगा कि वह ऐसी स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चेतावनी का दिया जाना, चेतावनी का दिया जाना किस खंड से कवर होगा? खंड 2 से। समय देखा जाए भाई, आपका 2-3 नियम बीच में अभी आपका बता दिया जाए। ऐसा कन्फेशन किस समय दर्ज किया जाना चाहिए? तो जो पहला खंड था, अगर परंतु के पहले वाले शब्द पर आप ध्यान दीजिए तो किसी भी समय दर्ज किया जा सकता है। तो अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में हो, पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कन्फेशन को दर्ज न करें। कम से कम कुछ समय तक के लिए वह अभियुक्त को पुलिस से क्या रखें? अलग। क्योंकि जो अभियुक्त के मन पर पुलिस का प्रभाव पड़ा होगा वह वो उसके मन से या दिमाग से क्या हो जाए? दूर। तो आपका जैसे कि अब 2-3 उदाहरण पूछा जाता है कि अभियुक्त पुलिस ने पेश किया न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ और 10 मिनट बाद ही न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन लिख लिया। तो ये इतना जल्दीबाजी क्या थी लिखने की? कम से कम 12-24 घंटा कहीं समय नहीं दिया है, लेकिन कम से कम 24 घंटा आप क्या रखे उसको पुलिस से दूर और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दीजिए, यानी कि नैनी जेल भेज दीजिए। दूसरे दिन बुलाइए, तीसरे दिन बुलाइए, जल्दीबाजी क्या है? ये कथन में नहीं लागू होगा। किसमें मैं बता रहा हूँ? संस्कृति। दूसरा, कब लिखना चाहिए? न्याय कार्यवाही के दौरान लिखना चाहिए। तीसरा, आपका मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कि बाहर? तो साक्षात उपस्थिति में। कौन? मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति का मतलब क्या हुआ? मजिस्ट्रेट का उसी कमरे में होना जिस कमरे में क्या लिखा जा रहा है? कन्फेशन। मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखने के पूर्व अभियुक्त को चेतावनी देंगे और क्या क्या बताएंगे? तो हम बता ही रहे लगातार। पहला क्या बताएंगे अभियुक्त से? कि तुम अपना अपराध स्वीकार करने या संस्वीकृति करने के लिए बाउंड नहीं हो, बाध्य नहीं हो। और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध उपयोग में लाई जा सकेगी, यानी कि तुम्हारा घड़ा तुम्हारे सिर पर फूटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा सांप तुम्हें ही काट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि अगर तुम हमारे यहाँ स्वीकार कर ले तो अपना अपराध, तो ये हो सकता है कि आगे इंक्वायरी और ट्रायल में तुम्हारे ही अगेंस्ट में इसका क्या किया जाएगा? प्रयोग। और कैसे होगा? संपोषक की आपका खंडन के लिए कि सारवान साक्ष्य के रूप में। तो कन्फेशन क्या बताया गया था? सारवान। और केवल इसी आधार पर हो सकता है तुम्हें क्या मिल जाए। इसलिए सोच विचार करो और जो भी बोलना आपका स्वेच्छा से बोलना। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं है। स्वतंत्र सम्मत से बोलना, यानी कि फ्री कंसेंट से, कोई प्रेशर नहीं है।
संस्वीकृति की शर्त है कि वह वॉलेंटरी यानी कि स्वैच्छिक होनी चाहिए। तो संस्कृति चेतावनी दो दे दिया गया और एक स्वेच्छा होगी, आगे बताया जाएगा। ये अब यही सिंघाड़ा सिंह का केस कवर कर लेना है। सीआरपीसी की धारा 164 का क्लाज 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट दो चेतावनी देंगे, एक तो अभियुक्त बाध्य नहीं है और दूसरा आपका कि अभियुक्त के खिलाफ आगे चलकर यह कन्फेशन एविडेंस में क्या किया जा सकता है यूज। और एविडेंस की धारा 29 कहती है कि भले चेतावनी न दी गई हो, कन्फेशन कराया गया तो वह कन्फेशन वैलिड होगा। दोनों में टकराव हुआ, टकराव को किस केस में दूर किया गया, सिंघाड़ा सिंह। और अगर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कन्फेशन किया जाता है तो चेतावनी देना निर्देशात्मक है कि आदेशात्मक है, बाध्यकारी है। और ये नहीं कि आपका न दीजिए, नहीं देते हैं तो कन्फेशन क्या होगा, इलीगल होगा। अगला ये, अब जब अभियुक्त को बता सता दिया गया, अभियुक्त रजामंद हो गया कि हम अपना अपराध क्या करेंगे, स्वीकार, तो मजिस्ट्रेट साहब अभिलिखित करेंगे। अभिलिखित करने का ढंग इस धारा में दिया गया है, मेथड। तो 281 तो किस धारा के तहत अभिलिखित किया, मेथड कहाँ दिया गया है, लिखा जाता है 164 के तहत, लेकिन ढंग या मेथड 281। अगला देखिए खंड 3 भाई। हाँ, एक और इसमें बात ही छूट गई, उपयोग में ला जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्कृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। यानी कि मजिस्ट्रेट का ये कर्तव्य है कि कुछ प्रश्न किससे करे, अभियुक्त से, और ये देखे, विश्वास करे मजिस्ट्रेट कि अभियुक्त जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, दबाव में बोलेगा कि स्वेच्छा से। स्वेच्छा से तो तीन बातें हो गई। कन्फेशन के लिए यहाँ पहला बता दिया गया, तुम बाध्य नहीं, तुम्हारे खिलाफ यूज होगा साक्ष्य में, और जो भी बोलना कैसे बोलना, स्वेच्छा से बोलना। अगर अभियुक्त कहता कि हम रजामंद हैं तो 281 में दिए गए ढंग से क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अगला देखिए खंड 3। संस्कृति अभिलिखित किए जाने के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला कोई व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्कृति करने का इच्छुक नहीं है, तो क्या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में रिमांड प्राधिकृत करेगा कि नहीं, पुलिस कस्टडी में भेजेगा कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा, नहीं। क्यों ऐसा नियम बनाया गया? तो पुलिस द्वारा ऐसे अभियुक्त को टार्चर न किया जाए, यानी कि पुलिस बहका कर लाई होगी, समझा के, मारपीट कर, धमका के, और मजिस्ट्रेट के यहाँ आया तो देखा कि हम तो स्वतंत्र हो गए तो यहाँ मुकर जाएं, तो अब पुलिस को नहीं, क्योंकि पुलिस धान जैसे क्या कर देगी जले जाकर। इतना बहका 4 दिन से समझाना बुझाना सब ये क्या कर दिया, या तो जमानत दे दी जाए या जुडिशियल कस्टडी यानी कि नैनी जेल भेज दिया जाए, लेकिन अब थानेदार को रिमांड पर दिया जाएगा कि नहीं, ये भी सतर्कता का नियम है। अगला देखिए चौथा, ऐसी संस्कृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीत से अभिलिखित की जाएगी और संस्कृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। यानी कि लिखने का ढंग बता दिया गया लगातार 281। इसके बाद अभियुक्त का साइन कराया जाएगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट एक आपका ज्ञापन मेमोरेंडम लिखेंगे और फिर मेमोरेंडम के नीचे मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, साइन। तो मेमोरेंडम में ये है कि अभियुक्त ने हमारे समक्ष जो कन्फेशन किया है वह पूरी तरह स्वैच्छिक है, पूरी बातें समझा दी गई हैं, बुझा दी गई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है, राय नहीं, मुझे संदेह है नहीं, संदेह पर नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है
ये लिखना पड़ेगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये कन्फेशन किया है वह क्या है, स्वैच्छिक है, विश्वास है, संदेह नहीं। मैं अन्य आधारों पर ये सब नहीं है, विश्वास होना चाहिए। देखिए आपका क्या लिखेंगे मजिस्ट्रेट साहब, क्या मेमोरेंडम लिखेंगे कन्फेशन के नीचे? मैंने, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब अपना नाम लिखेंगे। मैंने मैंने इसके बाद अभियुक्त के नाम लिखेंगे। को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्कृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है, और मुझे विश्वास है। तो विश्वास लिखना पड़ेगा, संदेह है नहीं। मुझे आपका ये भरोसा है, विश्वास लिखना पड़ेगा कि मुझे विश्वास है कि यह संस्कृति कैसे की गई है, स्वेच्छा से की गई है, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है। उपस्थिति का मतलब उसी कमरे में कि बाहरी कमरे में, उसी कमरे में मैं सुन रहा था, और भले कल लिख रहा था लेकिन मैं क्या कर रहा था, सुनते हुए लिखी गई है। और जिस व्यक्ति ने यह स्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है, और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है, और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा भाग और सही वृत्तांत है। यानी कि मैं अपनी ओर से दो चार शब्द नहीं जोड़ा, जो अभियुक्त बताया हूबहू क्या मैं वृत्तांत वहीं कहानी लिख दिया। इसके बाद इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जब कन्फेशन लिख लिया जाता है तो अभियुक्त को एक प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट देंगे, ये सब लिखा पढ़ी वाला, और उसे क्या कहा जाएगा, संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट आपका दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को इंटरव्यू में। इसके बाद पांचवा ये, उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्कृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित दृश्य अभिलिखित किया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन लिखा जाएगा। तो अब संस्कृति का नियम समाप्त हो गया, खंड 4 तक था। जो पांचवा खंड से स्पेशली चलेगा वो स्टेटमेंट का। तो फिर एक बार बताइए, कथन कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। कथन में शपथ दिलवाई जा सकती है कि नहीं? दिलवाई जा सकती है। और शपथ का कथन का साक्षिक मूल्य क्या होगा? खंडन की, संपुष्टि की, दोनों दोनों। और आपका कैसा साक्ष्य होगा? कथन सारवान की, संपोषक संपोषक। कथन कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। कथन द्वारा किसी तथ्य की वास्तविकता को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट। लेकिन अपराध को स्वीकार नहीं, वो कन्फेशन में आ जाएगा। कथन में शपथ दिलवाया जा सकता है। 5A आपका, इसको आगे बता जाए भाई, क्योंकि फिर आपका एविडेंस में जाना पड़ेगा, तमाम धाराएं कोरिलेट होंगी, तो आपका 7.5 हो भी गया। इसके बाद आपका 164 से भी पूछा जाता है, शारीरिक परीक्षा 24 घंटे भी। एक धारा और बची है, एक दिन और लगेगा अभी भाई, तब जाके। बहुत कठिन है ये धारा है, यानी पूरा अन्वेषण की कुंजी ये चैप्टर चल रहा है। एक दिन और थोड़ा वेट करिए, तब स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से स्पीड बढ़ाना मतलब सी के ऊपर से निकल जाएगा। तो एक दिन और इंतजार करिए, 100